भूतिया खूनी चाकू। एक शहर में रोहित और रेशमा नया बंगला खरीदकर कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुए थे। रोहित बाहर गया था और रेशमा घर में ही काम कर रही थी। अचानक नौकरानी ने जोर से आवाज दी, मैडम, मैडम, ये देखिए क्या हो गया है। शांता भाई, क्या हुआ? मैडम जी, मैं दूधी को काट रही थी, इसमें से खून निकल आया। देखिए, इस चाकू में भी खून लगा हुआ है। अरे बाप रे, ये खून कहाँ से आया? क्या तुम्हारी उंगली कट गई है? अरे नहीं नहीं मालकिन, मेरे हाथ में खरोच भी नहीं आई है। ठीक है, तुम दूधी मत काटो, आज आलू मटर की सब्जी बना दो, ठीक है? नौकरानी आलू काटने लगी। कुछ देर के बाद उसने देखा कि बेलन दो टुकड़े होकर प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। पास में ही वो चाकू भी पड़ा था। नौकरानी फिर से चिल्लाई, मालकिन, ये भी देखो, बेलन भी टूट गया है। अरे तूने ही इसे तोड़ा होगा। मैं क्यों तोड़ूंगी मालकिन? अरे आप ही खुद देखिए, अरे जैसे किसी ने इसे बीच से काट दिया हो। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बाद में नया बेलन खरीद कर लाऊंगी, तू जा यहाँ से। कुछ घंटों के बाद नौकरानी अपने घर चली गई। रेशमा घर में अकेली थी। वो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। वही चाकू हवा में उसके सर पर लहरा रहा था। रेशमा को इस बात का जरा भी भनक नहीं थी। कुछ ही पलों में चाकू रेशमा के गले के पास आ गया। रेशमा उठकर आगे बेडरूम में चली गई। बेडरूम का दरवाजा बंद हो चुका था। रेशमा बेडरूम के अंदर थी और बाहर दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। रेशमा ने दरवाजा खोला और देखा कि काली बिल्ली सामने भागकर चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और सो गई। शाम हुई। नौकरानी किचन में चाय बना रही थी। अचानक किचन में लटका हुआ चाकू उसकी बाहों में चुभ गया। ओए माँ! अरे क्या हुआ? नौकरानी, ओ मालकिन, ये चाकू मेरी बाहें में चुभ गया। ये देखो, निशान भी पड़ गया है। सारी घटनाएं तुम्हारे साथ ही हो रही है। कहीं तुम जानबूझकर तो कुछ नहीं कर रही हो? अरे मालकिन, नहीं नहीं, ऐसा मैं क्यों करूंगी? ये तो मेरी आदत ही नहीं है। ये देखो, निशान भी पड़ गया है। कुछ देर के बाद रोहित घर में आ गए। रेशमा ने उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में बताया। शांताबाई एक नौकरानी है। उसके दिमाग में डर बैठ गया है। उसी डर के कारण वो ऐसा सब कहती है और करती है। रात को खाना खाने के बाद रोहित हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें अपने गले के पास कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने हाथ लगाया तो वो एक चाकू था। उनके गले से खून बहने लगा था। अरे बाप रे, ये चाकू हवा में यहां कैसे आ गया? भूत भूत! रोहित बेडरूम की तरफ भागे। तब तक रेशमा आ चुकी थी। दोनों ने देखा वो चाकू नीचे गिरी हुई थी। अरे, आपके गले से खून निकल रहा है। ये कैसे हुआ? अरे, ये चाकू यहाँ कैसे आ गया? नहीं नहीं, उस चाकू को हाथ मत लगाना। वो भूतिया चाकू है। रेशमा ने चाकू को उठा लिया था। अरे ये भाजी काटने वाला चाकू है। तुम भी ना बिना वजह से डर रही हो। अरे नहीं, इस चाकू ने ही मेरे गले पर वार किया है। इसे बाहर फेंक दो। रेशमा चाकू लेकर घर के बाहर निकल गई। उसने एक गड्ढा बनाया और उसमें चाकू को डालकर ऊपर से ढेर सारी मिट्टी डाल दी। अब इसको दफन कर दिया गया है, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, चलो घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों को रात में ठीक से नींद नहीं आई। रोहित जब सवेरे उठा तब उसने देखा कि जहां चाकू को मिट्टी के अंदर छिपाया गया था वहां एक गड्ढा हो गया था। अरे अरे, वो चाकू कहां चला गया? अरे, ना जाने कैसे बाहर आकर कहां गया। वो देखो, हमारी खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ है। ऐसा लगता है
वो भूतिया खूनी चाकू फिर से हमारे घर में प्रवेश कर चुका है। मैं फोन करके तांत्रिक को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में तांत्रिक बाबा हाजिर हो गए। ये भूतिया खूनी खंजर आपके घर में कहीं छुपा हुआ है। आप दोनों मेरी इस तावीज को धारण करिए। मैं अपने मंत्र से उस खूनी खंजर को बांध रहा हूँ। उसके छोटे से छोटे प्रकोप से भी यह तावीज आपकी रक्षा करेगी। रात हो गई। रोहित और रेशमा दोनों खा पीकर सो गए। अचानक एक आहट हुई और रेशमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तावीज को काट दिया हो। उसने तावीज की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कटकर पलंग के नीचे जा चुकी थी। अचानक चाकू का वार रेशमा पर हुआ। वो डरकर भागी। उसके गले से खून बह रहा था। चाकू उसके पीछे पीछे हवा में लहरा रहा था। रोहित भी बदहवास सा उसके पीछे भाग रहा था। भयानक आवाजें आ रही थी। रेशमा रुक जाओ, मेरे पास चली आओ, मेरे पास तावीज है। तुम अगर अकेली भागोगी तो ये चाकू तुम्हें मार देगा। डरो मत, तांत्रिक बाबा आएंगे, सब ठीक कर देंगे। रेशमा रोहित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। चाकू हवा में लहरा रहा था। रोहित ने रेशमा को अपने साथ ले लिया। खंजर आगे बढ़ता पीछे आता, आगे बढ़ता पीछे आता और अंत में वो रुक गया। रोहित ने तांत्रिक को फोन लगाया। कुछ ही देर में तांत्रिक बाबा आ गए। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से चाकू पर प्रहार किया। चाकू हवा में शांत रुका था। मंत्रोच्चारण जारी रही। तांत्रिक के काफी प्रयास के बाद चाकू में से धुआं निकला और वो भूतिया चाकू जलकर संपूर्ण नष्ट होकर राख में बदल गया। रोहित और रेशमा ने चैन की सांस ली। बात उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे गांव में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। उसके बाद सबको पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। मेरा एडमिशन भी शहर के स्कूल में हो गया। हमारे गांव से बस स्टॉप तक जाने का रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक कब्रिस्तान भी था, इसलिए हम 3-4 लड़के साथ में ही बस पकड़ने जाते थे। मैं अक्सर लेट हो जाता तो अकेले ही जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब अकेले जा रहा था तो पीछे से आवाज आई, एक बीड़ी दे दो ना। और खास बात यह थी कि मैं बीड़ी पीता था लेकिन किसी को पता नहीं था। अक्सर मैं उस रास्ते से जब अकेला जा रहा होता था तो बीड़ी जला लेता। तभी मैंने पीछे घूमकर देखा तो धोती कुर्ता पहने एक आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने देखा, फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं बीड़ी दे तो दूंगा लेकिन आप किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको बीड़ी दी है, क्योंकि दादाजी को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वह मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ। रास्ते भर वह मुझसे बात करते हुए आया। जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे तब तक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसने रास्ते भर मुझसे काफी सारी बातें की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह कौन है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो गया था और जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने पीछे उसके आने की आहट सुनी। वह फिर आया और बोला, बीड़ी दे दो ना। मैं तो इस उम्मीद में था कि वह फिर आएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट होता था और रास्ते में वह मुझसे बीड़ी मांगता था। मैं खुद भी बीड़ी सुलगा लेता और उसे भी बीड़ी दे देता। अब मुझे बस पकड़ने के लिए देर हो रही होती तो कोई चिंता नहीं रहती। वह मेरे साथ साथ बस स्टॉप तक जाता। मैं जब बस में चढ़ जाता तब तक वह गायब हो जाता, लेकिन जिस दिन मेरे दोस्त साथ होते वह दिखाई नहीं पड़ता। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कोई शक नहीं था। मैं सोचता था कि वो कोई गांव का ही व्यक्ति है। मुझे कुछ दिनों से बुखार हो गया था। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मैं अक्सर अपना कमरा अंदर से बंद कर देता क्योंकि कई बार मेरा छोटा भाई मेरी सारी कॉपी किताब बिखरा देता था और मेरी कलम पेंसिल वगैरह उठा ले जाता था। उस दिन बुखार थोड़ा कम था। मैंने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए।
रात का समय था, करीब 1 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद बुखार की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। तभी मैंने देखा ठीक खिड़की के बाहर जो आम का पेड़ लगा था, उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। मैंने सोचा इतनी रात को कौन बैठा है। फिर मुझे लगा शायद कोई आम चुराने आया होगा और मुझे देखकर छुपने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। मैं कुछ नहीं बोला और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, तेज हवा चलने लगी और अचानक खिड़की के पल्ले खड़खड़ाने लगे। तभी मैंने देखा कि वही धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति जो मुझसे बीड़ी मांगता था, मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कह रहा था, बीड़ी दे दो ना। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, तुम 3-4 दिन से नहीं आए थे ना, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया क्या, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। मेरी तो डर के मारे हालत खराब थी। मैंने कहा, आज तो मेरे पास बीड़ी भी नहीं है, आज आप चले जाइए। वह कुछ बोला नहीं और कुछ ही देर में हवा में तैरता हुआ उस खिड़की से बाहर चला गया। उस समय एक तो बुखार की कमजोरी थी और दूसरा इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मैं उठा तो देखा माँ मेरे माथे पर गीली पट्टी रख रही थी क्योंकि बुखार ज्यादा था। मैंने जब दादाजी को ये बात बताई तो दादाजी ने कहा, तुमने आज तक ये बात क्यों छुपा रखी थी? वह कोई गांव का आदमी नहीं है, वह तो हमेशा किसी को अकेले देखता है तो उसके पीछे पीछे बीड़ी मांगने के लिए जाता है। ऐसा बहुत बार लोगों ने देखा है, लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी मैंने दादाजी को बताया कि रात में वह मेरे कमरे में भी आया था। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस रात में अपनी खिड़की बंद करके सोया करो। उसके 2-3 दिन बाद मेरा बुखार धीरे धीरे उतर गया, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसके बाद मुझे वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। शायद दादाजी ने कुछ उपाय करवाया था। आज भी उस दृश्य को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वह कौन था।